नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश कर दिया है। हम जानते हैं कि केंद्रीय बजट जो होता है वो किसी भी देश के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण वित्तीय घटना है और संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट था और वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट। इस बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं और जो विज़न था पिछली बार का, जो एंटरिम बजट में ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं, इस विज़न से आगे बढ़ते हुए वित्त मंत्री ने 9 पॉइंट्स पर फोकस किया है। तो कैसा रहा बजट, इस बजट के मायने क्या हैं और प्रधानमंत्री ने इसे अमृतकाल के लिए महत्वपूर्ण क्यों कहा है, विज़न 2047 के लिए यानी कि विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा ये बजट, चर्चा करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र और साथ ही इस वक्त देश की सबसे बड़ी प्लानिंग बॉडी के सदस्य अरविंद विरमानी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, सबसे पहले अगर हम बात करें इस बजट को, अगर होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर हम देखें तो इस बजट को आप कैसा पाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ये बात कह चुके हैं कि अमृतकाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये बजट। तो अगर हम दूर की दृष्टि, अमृतकाल की दृष्टि से देखें कि अगले 5 साल से, तो बेसिक चीज़ है जिसको हम कहते हैं सस्टेन्ड फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स ही हमें विकसित भारत बनाएगा। उसकी जो रेवेन्यूज़ होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, एम्प्लॉयमेंट हो तो रेवेन्यूज़ आती हैं और उस रेवेन्यू को हम डिफरेंट प्रोग्राम्स पे कर सकते हैं जिससे वो इंक्लूसिव बनता है। तो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स इज़ क्रिटिकल। तो इसके हिसाब से जो मेरी दृष्टि से यहाँ से बैठे नीति आयोग में एक चीज़ जो सबसे विशिष्ट या इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा और फिर हम दूसरी डिटेल में जा सकते हैं। तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ऑफ फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ये जो कनेक्शन बनाया है बजट ने एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स के बीच में। इसका मतलब है, इसको मैं अंग्रेज़ी में कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जॉब्स हों, एम्प्लॉयमेंट हो और उसके लिए कोई स्किल्ड पर्सन या जो भी अप्रोप्रिएट स्किल का पर्सन नहीं मिलता तो वो जॉब ख़त्म हो जाता है, वो रहता ही नहीं है। और उसी तरह आप कोई स्किल को एक्वायर करें, उसको पढ़ के सीखें, पर उस स्किल के लिए जॉब नहीं है तो वो भी जॉब नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ है जो जॉब्स हैं और स्किल की मैचिंग बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय को लेके बजट में कई प्रोग्राम अनाउंस किए हैं जो युवा के लिए, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए, स्मॉल स्केल SMEs, MSMEs के लिए, जिसको कि वो स्किल्स कर सकें, सीखें, जिसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ओके, अगर आप 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने कहीं पे काम करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसमें जॉब में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी मीन के एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स को जोड़े तब जॉब क्रिएट होता है, प्रोडक्टिव जॉब। ये नहीं कि हम बैठे हैं, खुड्डे खोद रहे हैं और उसमें वापस भर रहे हैं। सो दैट इन माय व्यू ये एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स की बात है, वो सारी बजट में कई जगह पे आप देखेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम ग्रोथ फास्ट कर सकते हैं, हम कई बार बात करते हैं 7%, कई लोग बोलते हैं 8%, तो ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो उसके साथ रेवेन्यूज़ भी जनरेट होंगे और उन रेवेन्यूज़ को हम सब चीज़ें कर सकते हैं। और कई चीज़ें जो मेंशन की हुई हैं इस बजट में और इंटरिम बजट में। जी बिल्कुल सर, जो 9 पॉइंट्स है उनमें से एक का आपने जिक्र किया, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। साथ ही एक और पॉइंट है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सरकार ने रोजगार से जुड़ी हुई 3 योजनाएं भी शुरू करने की बात कही है। हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराना हो, ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान देना हो और इसके अलावा नौकरियों के लिए बाजार को खोलना, 30 लाख युवाओं को 1 महीने के अंदर
पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहित करना, तो ये सब जो स्टेप्स हैं वो इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की दिशा में कितना कारगर? तो जो 3 आपने बोले हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो सब स्किल से कनेक्टेड हैं। अगर 3 महीने 4 महीने भी अगर जो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दें तो वो वहाँ जाके सीख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो तीनों जो हैं प्रोग्राम्स वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो चौथी चीज़ जो पहले आपने बताई जिसको क्या कहते हैं सैचुरेशन, प्रधानमंत्री ने बोला है और वित्त मंत्री ने भी, वो खास करके एसटीज़ की तरफ डायरेक्टेड है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो विलेजेस जो जहाँ पे एसटीज़ की कंसंट्रेशन है। अब क्यों एसटीज़ को क्यों पिकअप किया है? क्योंकि हम देखते हैं जब एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी या पॉवर्टी को देखते हैं, जो एससीज़ और जनरल पॉपुलेशन का गैप है वो कम हो रहा है, पर एसटीज़ में अभी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये बजट उनके तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि वो अभी थोड़े ज़्यादा पिछड़े रह गए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों विलेजेस में जाना पड़ेगा? क्योंकि एसटीज़ की कंसंट्रेशन है कई जगह पे जियोग्राफिकली, जिसको कहते हैं किसी रीजन में या किसी देश प्रदेश में। सो विलेज ओरिएंटेड है एसटीज़ के, जहाँ पे कंसंट्रेशन है वहाँ जाके उनको बढ़ाने का कोशिश करना है ताकि वो जो गैप है वो कम हो जाए। तो ये इंक्लूसिव, आपने बिल्कुल सही बोला, और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबको साथ हम लेके चलें। जी सर, इसके साथ ही अगर अब मैं एग्रीकल्चर की तरफ आ जाती हूँ, जिसको प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर जो उनका पहला पॉइंट था वित्त मंत्री का, चूँकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर अभी भी 60% आबादी भारत की एग्रीकल्चर में है, लेकिन इकॉनमी में जो एग्रीकल्चर का योगदान है वो 14% के आसपास है जीडीपी में। आपको लगता है इसे और इंक्रीज़ किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है और इस दिशा में सरकार की कोशिश है? हाँ, तो जैसे आपने बोला तकरीबन 40%, 40 से थोड़ा ज़्यादा है प्रतिशत लोग इस पे डिपेंडेंट हैं, और रफली ये फ्लक्चुएट करता है। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर तकरीबन 15-20 के बीच में आजकल फ्लक्चुएट कर रहा है। तो क्लियरली इसकी इम्पोर्टेंस अभी है, पर ये एम्फसाइज इसलिए किया गया है, बिसाइड्स यूजुअल रीज़न तो यही है ना कि बहुत लोग वहाँ पे डिपेंडेंट हैं, पर एक और भी इसका कारण है क्योंकि कई फॉरेन इकोनॉमिस्ट बोलते हैं सर्विसेज वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग, तो ये डिबेट चलती रहती है। तो हमारा कहना है कि सारा कुछ करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विसेज भी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो हमारे प्रदेश हैं उसमें एग्रीकल्चर कईयों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कईयों में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, और बाकी कईयों में एडवांस सर्विसेज हैं। तो हमें सारा कुछ ही अभी करना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर खास के करके क्योंकि जब तक रूरल वो ट्रांसफॉर्मेशन जो कई देशों में हुई है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग इन टर्म्स ऑफ लेबर मूवमेंट, वो यहाँ पे नहीं हुई है। तो इसकी अभी अपॉर्चुनिटी है। क्यों है? क्योंकि जो डाइवर्सिफाइड क्रॉप है, एक्चुअली एग्रीकल्चर हम सोचते हैं ग्रेन्स सोचते हैं, क्रॉप सोचते हैं, पर एग्रीकल्चर से एलाइड जो चीज़ें हैं वो लोगों को पता है पर इतना एम्फसिस नहीं होता। दूध पे, फिशरीज़ पे, और एलाइड वेजिटेबल्स, फ्रूट, सो एनिमल हस्बेंड्री। सो बजट ने हमें रिमाइंड किया है और उस पर एफर्ट दिए हैं, क्योंकि ख़ास करके कई जो थोड़ी रिलेटिवली बैकवर्ड स्टेट्स हैं वहाँ अभी काफ़ी गुंजाइश है इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी। क्योंकि अब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे एल नीनो आया था, उसका जो इफ़ेक्ट हुआ था वो काफ़ी अलग सा था, जो हम यूज़ टू हैं उससे अलग था। क्योंकि कई जगह ज़्यादा बारिश हो रही थी, कहीं कम हो रहा था, कहीं हीट ज़्यादा हो रही थी। तो ये इसके लिए हमें रेजिलियंसी बनानी पड़ेगी, क्रॉप्स बनाने पड़ेंगे जो ये अगर वेरिएशन हो तो उससे उन पे ज़्यादा असर ना पड़े। इसलिए वित्त मंत्री ने कहा है कि 9 या 21 तरह की नई किस्में जो हैं हम लेकर आएंगे। खास करके एग्रीकल्चर R&D, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्योंकि आप R&D करके नया क्रॉप बनाएं तो फार्मर्स को जाके बताना भी पड़ेगा। सो R&D एक्सटेंशन
तो प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस, अब दोनों चीज़ें इकट्ठी जाएंगी, खाली प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है। जी सर, 9 पॉइंट्स में जो चौथे नंबर पे है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पे सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है, और विनिर्माण के एक क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, वित्त मंत्री ने कहा, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक के लोन की गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि संकट से गुजर रहे एमएसएमई की कर्ज ज़रूरत सरकार समर्थित कोष से पूरी की जाएगी, और एमएसएमई खरीदारों के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ कर दिया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में सरकार का, हालांकि पहले से हम देख रहे हैं कि बहुत काम हुआ है और उसका असर भी कुछ हद तक हमें देखने को मिल रहा है। इकॉनमी जो है वो स्थिर है, चमक रही है, जो हमने आर्थिक सर्वेक्षण में भी देखा। वित्त मंत्री लगातार ये बात करें कि लोकल लेवल पे हम दुरुस्त हैं, हमारी हेल्थ अच्छी है। इसे आप कैसे देखते हैं? तो ये एमएसएमई की एक बड़ी बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है, मैं 50 साल से सुन रहा हूँ कि हमें क्रेडिट नहीं मिलता। तो इस पे हम कई सालों से एफर्ट कर रहे हैं और नई नई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो अब इस सरकार ने सोचा है कि और सक्सेसफुली किया है ड्यूरिंग द पेंडेमिक के सबसे बेहतर चीज़ है क्रेडिट गारंटी, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि छोटी छोटी जब लार्ज बड़ी कंपनी होती है तो उसमें से इंफॉर्मेशन ज़्यादा आसानी मिल जाती है, पर अगर हज़ारों छोटी छोटी कंपनीज़ या एमएसएमई जिसको कहते हैं उसमें इंफॉर्मेशन कम होती है। तो इंफॉर्मेशन कम हो तो एक तो उन्होंने मेंशन किया, शायद लोगों ने सुना नहीं, वो डिजिटल फुटप्रिंट की बात की है। जी। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है अगर वो डिजिटली अपने टैक्सेस देंगे, सामान खरीदेंगे, पैसे देंगे, लेंगे, प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तो अगर डिजिटल फुटप्रिंट आ जाएगा तो उसको क्रेडिट देना भी आसान हो जाता है, और क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो उस रिस्क कम होता है। तो इसलिए जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं अब उसको क्रेडिट गारंटी कर रहे हैं, ताकि जो देने वाला है, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है या एनबीएफसी है, उसको रिस्क कम हो और वो क्रेडिट एमएसएमईज़ को ज़्यादा दे। तो उस चीज़ पे फोकस है। पर इसमें भी आपने शायद देखा होगा कि उसमें स्किल का यहाँ पे भी मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि एमएसएमईज़ को क्वालिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और क्वालिटी कैसे बढ़ती है? जब स्किल लोग एम्प्लॉय करो। अगर वो उनके पास स्किल्स नहीं है तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं होगा। और कई सालों से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें ना खाली प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है बट क्वालिटी भी बढ़ानी है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करना हो या सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट करना हो एसएमईज़ को तो उनको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्रेडिट भी चाहिए ऑफ कोर्स, पर क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 और अगले पॉइंट्स हैं जिस पे वित्त मंत्री का फोकस रहा, और 9 बिंदुओं में से ये तीनों एक हैं। वित्त मंत्री लगातार कह रही हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो भारत की कोशिशें हैं वो विश्व स्तर पर उसको मान्यता दी जा रही है, और भारत बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे हम ग्रीन मिशन की बात करें या और भी तमाम चीज़ें। तो भारत की इन कोशिशों को आप कैसे देखते हैं? तो अर्बन आपको पता ही है स्टेट सब्जेक्ट है अर्बन, क्योंकि नगर पालिका और पंचायती राज एक्ट्स तो हैं, पर ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आती हैं। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो थोड़ी दिशा ही दिखा सकती है, थोड़ा हेल्प कर सकती है। पर हमें पता है कई देशों से कि अर्बनाइजेशन ड्राइव्स ग्रोथ। जिस स्टेज पे हम पहुँचे हैं तो वो फोकस, पहले तो हम लो इनकम कंट्रीज से हम लोअर मिडिल इनकम हो गए हैं। अगर लोअर मिडिल इनकम से अपर मिडिल और हाई इनकम, जिसको हम विकसित भारत कह रहे हैं, जाना होगा, तो अर्बनाइजेशन का बहुत महत्व है। तो इस बजट में यूनियन गवर्नमेंट थोड़ी डायरेक्शन या दिशा दिखा रही है कि इसको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन की भी बात इसमें बहुत कही गई ज़रूरी है। और सिटीज़ जो अर्बन एरियाज होते हैं वो ग्रोथ को ड्राइव करते हैं, तो वो थोड़ा आइडिया इस बजट से जा रहा है। ट्रांसिट ओरिएंटेड ग्रोथ आप देखेंगे, आजकल ना नाइट लाइट्स डेटा अवेलेबल है, तो आप देखें तो जो अर्बनाइज होती है वो हाईवेज़ के पास होती है। आप उसका अमेजिंग है, किसी वक्त देखें आप लाइट्स का, तो लाइटें सारी ये सिटी की लाइट होती है, फिर हाईवेज़ के साथ लाइट होती है,
तो उससे पता लगता है कि हाईवेज, ट्रांजिट एरियाज़ कितने इम्पोर्टेंट है। तो एक तो ये है, और दूसरा है कि जब हम हमने भी थोड़ी रिसर्च की है यहाँ पे नीति में कि सबसे प्रॉब्लम जो वर्कर्स को होती है, इंडस्ट्री को होती है, वो होती है ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग की। तो हम जब कंपेटिटिवनेस की बात करते हैं, कंपेटिटिवनेस मैन्युफैक्चरिंग या जो कुछ की भी, तो अगर हम हाउसिंग इंडस्ट्री के साथ बनाएं तो ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाती है और हाउसिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। समझ गए ना कि अगर आप दिल्ली के आसपास या किसी और सिटी के आसपास बनाओ, एक इंडस्ट्री लगाओ, तो उसके साथ अगर हाउसिंग हो तो जो लेबर होती है उनको ट्रांसपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा और हाउसिंग भी मिल जाएगी। तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, उसका इंकरेज हो जाता है, उनके लिए अच्छा हो जाता है, उनके कॉस्ट कम हो जाते हैं और मल्टीप्लायर इफेक्ट, हाँ, उसका रियल वेज इफेक्टिवली जो उनका होता है उनका बढ़ता है। तो ऐसी चीज़ें अर्बनाइजेशन से हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी तो अब इशू डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, जो नेट ज़ीरो हम बोलते हैं। पर उसमें की इशू ये थी कि जब हम सोलर को बढ़ाते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन बड़ी होती है। अगर आपका थर्मल प्लांट हो तो वो स्टेडी बिजली देता है, जो सोलर होता है वो जब सूरज निकला होगा तो ज़्यादा बिजली होगी, रात होगी तो कम होगी। उसको फ्लक्चुएशन को क्या करो, तो स्टोरेज, मास स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बेसिकली इस बजट में वो रिकग्नाइज हुआ है कि अगर हमें सोलर को बहुत बढ़ाना है, और वो हमारे को बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट, हम बहुत डिपेंडेंट हैं फॉरेन प्राइसेस पे। तो ओनली वे वी कैन रिड्यूस दैट डिपेंडेंस अगर सोलर को बढ़ाएं, और सोलर को बढ़ाने के लिए बियॉन्ड सम पॉइंट स्टोरेज चाहिए होती है। एनीवे, सो दैट इज़ द इम्प्लीकेशन देयर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कई चीज़ें हैं, पर फोकस इसमें वही रेजिलियंस है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं। आप देखे होंगे इंटरनेशनल भी, कभी इस सिटी में, यूरोप में, लैटिन अमेरिका, सब जगह फ्लड्स आ रहे हैं। तो फ्लड कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज वगैरह में। और इसीलिए शायद इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट की भी बात की गई है कि, और इस पर भी सरकार का फोकस है कि इस दिशा में भी बहुत ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है। तो एक तो इनोवेशन स्टार्टअप्स का है, वो बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट। मैं तो 10 साल से, जब ये पहले इसको इंस्टीट्यूट किया था, तो मेरा ख्याल है मैंने सीए की जिस साल मैं छोड़ के ख़त्म करके गया हूँ ना, उसके अगले साल ये एंजल टैक्स आया था, और इसको मैं अपोज करता रहा हूँ शुरू से। मुझे अभी भी याद है, मैं वहाँ वाशिंगटन से आया था, वित्त मंत्री शायद प्रणब मुखर्जी थे, मैंने अपोज़ किया था ये टैक्स। तो तकरीबन कितने साल हो गए, 15 साल लगे हैं इसको हटाने में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कई स्टार्टअप से बातें की है, ये एंजल टैक्स किसी को पसंद नहीं था। सो दैट इज़ वन थिंग, इनोवेशन। अच्छा, बाकी जो अप्रोच है इनोवेशन और फ्यूचर की, जब हम थोड़ा दूर देखते हैं, जब एक्चुअल विकसित हमें बनना है, हाई इनकम, तो R&D वगैरह को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी हिस्ट्री है, हमें कई एनालिसिस ने बताया है, पहली बार ही नहीं है, कि जो R&D GDP रेशियो है वो इंडिया का बहुत कम है रिलेटिव टू जितना होना चाहिए। तो काफ़ी एम्फोसिस वो R&D पे, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ जैसे AI, क्वांटम इंडस्ट्री एट्सेट्रा, ग्रीन हाइड्रोजन, ये वो उस पर काफ़ी एम्फोसिस दिया जा रहा है, क्योंकि उसका लीड टाइम बहुत है। तो उसके साल 5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। तो वो अभी के लिए नहीं है, वो दूर दिशा के लिए है। अगर हमें अपर इनकम से हाई इनकम बनना पड़ेगा, तो तब तक ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए, ताकि उसकी नई इंडस्ट्री बने, नई ग्रोथ हो, नई जॉब्स हों। बिल्कुल सर, बजट में जो नवा पॉइंट है जिस पे वित्त मंत्री का फोकस रहा, नेक्स्ट जनरेशन, या फिर कहें कि बजट में सेकंड जनरेशन का जो रिफॉर्म है, उसके लिए बात की गई है कि वो रिफॉर्म कैसे लाया जाए, और उसके लिए सरकार की जो कोशिशें हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस रिफॉर्म को? बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे लैंड है, उन्होंने बात की है रूरल और अर्बन की। जैसे मैंने बताया, वो तो स्टेट्स के अंदर आता है, उसमें तो डिस्कशन वगैरह करनी पड़ेगी उनके साथ। लेबर रिफॉर्म भी कंकरेंट लिस्ट पे है। तो कई चीज़ें उसमें हैं
जो डिस्कशन परसुएशन जॉइंट करना होगा। तो एक तो वो टाइप है, और दूसरे हैं जो यूनियन सेंट्रल टैक्सेस है, उसमें कई मेरा ख्याल है जीएसटी है, वो भी स्टेट्स पे डिपेंड करता है, तो उसमें परसुएशन डिस्कशन की ज़रूरत होगी। तो दो चीज़ें जो कस्टम्स और डायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उसमें लिखा है कि ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स और सो कोई उसकी रिव्यू होगी, कमेटी होगी, क्योंकि ये सोच समझ के करना पड़ता है अगर इसको रिफॉर्म करना हो तो। इसको कितना ज़रूरी है, आप इतना इम्पोर्टेंट और मैं तो टैक्स मैंने तो मेरी लाइफ में टैक्सेशन पे बहुत काम किया है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको लोग रिकग्नाइज नहीं करते, हम खाली यही देखते हैं कि पर्सनल टैक्स हमारा रिड्यूस हुआ है इस बजट में, आपका भी हुआ है, मेरा भी हुआ है टैक्स रेट, तो हमें तो वो दिखता है, पर जो स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन होता है ना, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी, वो सारी चीज़ों पे हाँ उसका सारा इफेक्ट होता है, वो जो दिखता नहीं है। तो वो अगर स्टडी करो, क्योंकि मैंने तो कई डेकेड स्टडी की है, उसका इफेक्ट वो बड़ा अच्छा स्टडी करने से ही आता है, ऐसे दिखता नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने रिव्यू बोला है, क्योंकि एडहॉक करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ता है। एक चीज़ करो आप यहाँ पे, उसका इफेक्ट उधर होता है, उधर करोगे तो इफेक्ट इधर होगा। तो वो इंटीग्रेटेड वे में उसको देख के और सारों को एडजस्ट करके फिर करना, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इसको रिव्यू करेंगे। सर एक बात और जो कल उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में भी कही थी कि लोकल लेवल पे हम अच्छा कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की जो सेहत है वो अच्छी है, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चिंता का सबब है। ऐसे में लोकल वर्सेस ग्लोबल की उन्होंने बात की थी, तो क्या जो अनिश्चितता है ग्लोबल लेवल पर, उसके किसी असर को आप देखते हैं, और भारत उस चुनौती को कैसे टैकल करेगा? तो पर मेरे हिसाब से जो एक नेगेटिव इफेक्ट सबसे डेंजरस है इंडिया है, वो को है जो चीन में ना बहुत एक्सेस इन्वेस्टमेंट हो रही है, और उनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, पर उनकी डिमांड नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब है कई वित्त लोग कह रहे हैं, वित्त शास्त्री, कि इसका डेंजर है कि वो डंपिंग करेंगे। तो डंपिंग से सब डरते हैं, क्योंकि अगर कोई आप नया प्लांट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करे और फिर वो डंपिंग करें, तो आपके प्रॉफिट्स गए, लॉसेस होंगे, तो थोड़ा डर रहता है डंपिंग का। तो वो भी सही बात है, पर अब देख रहे हैं दुनिया में लोग कह रहे हैं कि अब ये डंपिंग हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ब्राज़ील ने 200% ड्यूटी लगा दी है कारों पे, ईवी कार्ड्स पे। यूएस अमेरिका ने 100% लगाई है, यूरोपियंस 50%, मतलब सब ये डंपिंग से डरते हैं और करेक्टली। सो एक तो वो चीज़ है नेगेटिव, पर दूसरी साइड पे उस पर अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे आपने सुना होगा सप्लाई चेन्स, तो सप्लाई चेन्स बनाने के लिए एफडीआई इन्वेस्टर्स चाहिए, और वो आके सप्लाई चेन बनाते हैं, वो ट्रेनिंग भी करते हैं, जो हमने स्किल्स की बात की है, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो उनको हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी अब सब दुनिया में है। तो हमारी मार्केट तो है, पर वो खाली नहीं, इनफ नहीं है, तो कंपेटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। तो अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी है मेरे हिसाब से। जी सर, एक और चीज़, कंजप्शन जो है हम देख रहे हैं कि उसको लेकर थोड़ी सी एक चिंता बनी हुई थी, क्योंकि वो स्लाइटली थोड़ा सा गिरा भी है। तो कंजप्शंस को जो लोगों की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस पर भी इकॉनमी की सेहत काफ़ी डिपेंड करती है, सरकार की कोशिशों को आप कैसे देखते हैं, और इस बजट में उसको लेकर क्या कुछ कोशिशें हैं? सो कंजम्पशन बेसिकली जो कंजम्पशन रेशो है जीडीपी का, वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, पर इसका रीज़न हमने एनालाइज किया है, वो क्लियर है। एक तो पहले पैंडेमिक में बड़ी डिस्रप्शन हुई थी, उसके बाद एक वेव और दूसरी वेव, उसके बाद यूक्रेन वॉर से डिस्रप्शन हुई, फिर उससे पहले ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगी, फिर यूक्रेन वॉर हुआ, ऐसे फिर ये इजरायली का हुआ, हूथी, वो लॉजिस्टिक्स। सो कई बाहर से शॉक आ रहे हैं कि उससे डिस्रप्शन हो रही है। हमारे को एल नीनो आया, उसकी ड्राउट हुई। तो मेरा एनालिसिस तो यही सजेस्ट करता है ये इन चीज़ों से करेक्टेड है। तो अब अगर हमारा नॉर्मल मॉनसून हुआ तो उसकी रिकवरी
होगी इस साल, ये मेरा एनालिसिस सजेस्ट करता है। पर डिस्पाइट दैट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, बजट में आया है कि थोड़ा सा स्टिमुलस दिया है थ्रू द टैक्सेशन, तो इसी वजह से जो इनकम टैक्सेस हैं उसमें थोड़ा सा कमी की है, जो बेनिफिट करेगा। और होप ये है कि कंजम्पशन उससे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो बजट है वो हर वर्ग के लिए है, समाज के हर तबके के लिए है, और अगले 5 सालों में देश का जो विज़न है 47 को लेकर, उसे कहीं ना कहीं निर्धारित करता है। तो सर, हम विकसित भारत बनने की ओर हैं, इस बीच क्या अभी भी आप आर्थिक मुहाने पर कोई चुनौती देखते हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है अभी भी? देखिए, हमने सब चीज़ों पे ध्यान दिया है, एक्सेप्ट जो मैं कह रहा था उसमें थोड़ा जो टैक्सेस का तो उन्होंने बोल दिया ना कि रिव्यू करेंगे। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका खास मेंशन नहीं हुआ। जो PLI वगैरह वो हम डिस्कस कर रहे हैं पहले से। तो बजट का फोकस ज़्यादा था कि क्या प्रोग्राम्स चाहिए, कहाँ पे पैसे इंक्रीज़ करने हैं या कम करने हैं। कम भी करने चाहिए, कई प्रोग्राम्स ख़त्म हो गए हैं, कई इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, ये शिफ्टिंग भी करनी चाहिए। ये नहीं है कि सब प्रोग्राम को बढ़ाते जाओ। तो बजट का फोकस ज़्यादा प्रोग्राम पे था। दूसरी साइड होती है पॉलिसीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। तो प्रॉब्ली ये होता है कि बजट की सीक्रेसी करके, क्योंकि पॉलिसीज़ बनाओ तो कई लोगों को इफ़ेक्ट करती है, तो थोड़ा बेटर रहता है कि बजट से कनेक्ट नहीं करें, क्योंकि बजट में तो सीक्रेसी रखनी पड़ती है। क्योंकि पार्लियामेंट की डिमांड है कि हमें पहले बताओ और किसी को नहीं पता। सो इसलिए जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा कंसल्टेशन चाहिए होती है वो अलग से होते हैं। तो होपफुली इस साल के दौरान पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी आस्ते आस्ते होते रहेंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल कि बजट 24-25 की 5 बड़ी बातें आपके एनालिसिस से, तो वो क्या हैं 5 पॉइंट्स? 5 पॉइंट, पहला तो मैंने बोल दिया, स्किल डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है डिजिटल इकोनॉमी, मेंशन उसका थोड़ा सा आया था DPI, पर इंफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अनलेस जैसे आप अगर रूरल एरिया में हो और आप टीचर हो तो आपकी इंफॉर्मेशन कम होती है। तो हमें प्लेटफॉर्म, जैसे ई-श्रम की बात की है बजट में, प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिले। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, हमको तो पता है पर कोई रूरल एरिया में जिसने कभी सुना ही नहीं है तो वो कैसे समझेगा कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ है, अनलेस समबडी टेल्स हिम, और उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो डिजिटल पब्लिक गुड दूसरा है, और इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग और MSMEs का तीसरा। चौथा है जो ग्रीन इकॉनमी, अगले सालों में और इसकी महत्व बढ़ती जाएगी। तो ये चार और पांचवा कौन था, और टैक्सेशन की जो हमने बात की है वो उसका रिफॉर्म, वित्त मंत्री ने भी कहा है कि सिंप्लीफिकेशन वगैरह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो MSME से भी कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स बजट में तो उनको डिवाइड करना पड़ता है, बट उसका रोल EODB जिसको कहते हैं हम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्सेस के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो सर, एक अर्थशास्त्री के नाते इस बजट को आप पॉपुलिस्ट कहेंगे या फिर इकोनॉमी की सेहत के लिए एक प्रोग्रेसिव बजट कहेंगे, क्या नाम देंगे? बजट मैं कहूँगा ये फिर इस्टेब्लिश करता है कि गवर्नमेंट जो है करेक्टली फिस्कली कंजर्वेटिव है। ये ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स नहीं होते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। जनरली आइडिया होता है कि लोगों के एसेट बिल्डअप करो ताकि वो सब्सटेंशियल चीज़ है। ये नहीं है, किसी ने बोला था TV पे, ये पुराना एक्सप्रेशन है इंग्लिश में, गिव अ मैन अ फिश एंड ही कैन ईट फॉर 1 डे, गिव अ मैन अ फिशिंग रॉड, तो वो सारी, हाँ, एवरी डे। तो जनरली गवर्नमेंट का अप्रोच यही रहा है, और इस बजट में भी वही है कि कोशिश करो कि लोगों की एबिलिटीज़ बढ़ें, उनकी स्किल्स बढ़ें। हाउसिंग प्रोग्राम है, जैसे हाउस बन जाएगा, एसेट्स को बिल्ड करो,
कॉम्पिटेंस को बिल्ड करो, कैपेबिलिटी को बिल्ड करो, ताकि आगे से चलता रहेगा। ये नहीं है कि हैंडआउट्स हर साल हमें कुछ मिलना चाहिए जिससे हम खाएं और ख़त्म करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अरविंद वर्मानी जी पूरी बातचीत के लिए संसद टीवी के साथ और इस इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। तो हमने देखा जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बजट में सबके लिए सब कुछ है, एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को एक एक उसके वर्ड्स को डिकोड किया गया है और बजट जो है वो विकसित भारत के संकल्प के साथ सामने आया है। संसद टीवी में इतना ही। कैमरामैन जितेंद्र नेगी के साथ नमस्कार।